हेलो एवरीवन। और बच्चों, कैसे हो? तो आज बड़े दिनों के बाद तो आ जाओ, शुरू करते हम लोग अपना आज का नया चैप्टर, दैट इज रे ऑप्टिक्स। ओके बच्चों, ये आपके क्लास 11th में है रे ऑप्टिक्स। अब देखो, जैसे कि इस साल से ही क्लास 11th में एनसीईआरटी लागू हो जाएगी, तो ये टॉपिक महाशय भाग जाएंगे क्लास 12th में। ठीक है, अगले साल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सीटी में तो ये है। और अपने सीटी वाली किताब में इसका नाम क्या है महाशय? क्या हो रहा है इसको? भूत बन रहा है क्या वापिस ये? 2 मिनट, भूत बन जाता है ये तो यार। तो अपने सीटी वाली बुक में इस टॉपिक का नाम क्या है? दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ओवरऑल अच्छा खासा नाम है इसका, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो आज इसका है लेक्चर नंबर 1। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सबको अपने 10th का बेसिक्स याद नहीं होगा। क्यों उम्मीद लगाओ भाई मैं तुमसे कि तुमको याद ही हो? 10th, आप लोग 10th पढ़ के आते हो डेफिनेटली। 90% बच्चे, 90% बच्चे भूल जाते हैं। अरे महाराज, क्या होता है हमको पता नहीं, सब भूल गए। व्हाट इज रिफ्लेक्शन 9th में पढ़ा था, व्हाट इज रिफ्रैक्शन 10th में पढ़ा था, प्रिज्म क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, किसी की कहानी हमको याद नहीं। अब हम आपके पास आए हैं तो हमको अब आप पूरा सिखाओ। ठीक है बच्चों, तो मैं वही उम्मीद आपसे भी करता हूँ कि आपको नहीं याद होगा। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले आज हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके बच्चों, रिफ्रैक्शन थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट होगा। मीन्स इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्क्यो मिरर। और यह इस बार हम लोग काफ़ी डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। स्कूल में आपने जितना नहीं देखा होगा उससे ज़्यादा काफ़ी डेप्थ में आप यहाँ पे अब लाइट के टॉपिक को देखेंगे। ओके, तो अपना आज होगा रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में भी हम आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्लेन मिरर का टॉपिक। प्लेन मिरर के बाद में ढेर सारे क्वेश्चंस का नंबर आता है। ठीक है, क्वेश्चंस तो आइए, ठीक है, मैं इसके साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लेन मिरर के बाद में क्वेश्चंस हैं एंड आफ्टर दैट इसके बाद में अपना आता है स्पेरिकल मिरर्स, इन विच देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। सबसे पहला आपका होता है कॉन्क्यो मिरर। नाम तो याद होगा ही ना, बस यही तो काफ़ी है कि आपको नाम पता हो। एंड आफ्टर दैट कॉन्वेक्स मिरर। बस आपको इतना आता है, बस मान के रखिए कि इसके बाद सारी जिम्मेदारी आपके मास्टर की है, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा टॉपिक के हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोटबुक, पेन, पेंसिल लेके बैठिए और एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम निकालना है आपको। ठीक है, चलिए, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं भैया रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बहुत बेसिक से बात है कि सर बताइए लाइट क्या होता है। मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अपने बुक में इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। चलिए, कहीं यहाँ पे लिख दो क्या कहीं पर? चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइट का डेफिनेशन। बिना लाइट के चैप्टर अच्छा नहीं लगता। ओके, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, विच अनेबल्स अस टू सी द विजन। बिना लाइट के तो हम लोग किसी चीज को देख भी नहीं सकते ना। आप लोग मेरे को देख पा रहे हो क्योंकि लाइट है। लाइट मेरे पे से रिफ्लेक्ट होके गिर रही है कहीं पर, समझ गए? चलिए, तो सबसे सिंपल सी बात है, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ रिफ्लेक्शन। ओके, आ जाओ। देखो, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो लेट्स स्टार्ट यार बच्चा, एक काम करते हैं, पहले हम लोग प्लेन मिरर बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम्म, बन गया अपना प्लेन मिरर। बस, चलिए, कंबाइन। अब देखिए, ये अपना क्या बन गया बच्चों? ये अपना बन गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के पीछे ना एक पेंट से पॉलिश किया होता है। अगर आपने देखा हो कि, अगर आपने घर के अपने कांच में देखा हो तो पीछे एक सिल्वर रंग का पॉलिश किया होता है। ठीक है, वो सिल्वर रंग का पॉलिश किससे करते हैं बच्चों? वो सिल्वर रंग का पॉलिश किया होता है आपके सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से उस
उस पेंट को किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट प्लस पेंट को मिक्स करके उसको पेंट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3। जिससे क्या होता है, ये 100% रिफ्लेक्टर बन जाता है, जिसकी जिसकी वजह से लाइट इसके आर पार नहीं जाता, लाइट यहाँ पे आता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चला जाता है। बस ओके बच्चों, चलिए तो इतनी बातें आपको पता है, मैं इतना मान के रखता हूँ कि आपको पता होगी। ठीक है, तो ये अपना क्या है, ये अपना प्लेन मिरर है। अब कुछ नोटेशंस हैं जो आपको क्लास 9th में आपके टीचर ने सिखाए होंगे, तो बस वही सेम नोटेशंस मैं आपको अभी यहाँ पे सिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहली बात कि जो लाइट रे आती है, ठीक है, जो लाइट रे आती है उस लाइट रे का मैं नाम क्या रखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, उस लाइट रे को मैं बोलता हूँ इंसिडेंट रे। ओके 2 मिनट, एरो नहीं लेता हूँ। ठीक है, जो लाइट रे आती है उस लाइट रे को मैं क्या बोलता हूँ, उस लाइट रे को मैं बोलता हूँ इंसिडेंट रे। ओके, क्या होती है वो, इंसिडेंट रे होती है। आइए, फिर उसके बाद में क्या होगा, वो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे टकराएगी, तो इस पॉइंट का भी कुछ नाम होगा। ठीक है, तो वो जिस पॉइंट पे ना यहाँ पे टकराएगी, उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कि लाइट किस पॉइंट पे गिरी। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर दैट वो इसी पॉइंट से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। आफ्टर दैट लाइट क्या होगा, लाइट इसी पॉइंट से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो इस रे का नाम क्या होता है, इस रे का नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस रे का नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इसके बाद में आपको पता होगा एक एंगल आई होता है, एक एंगल आर होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, वो चीज ये है कि अगर आपको यहाँ पे रेड डॉटेड लाइन दिख रही हो तो, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, चलिए कोई नहीं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन होती है हमारी नॉर्मल। ठीक है, ये लाइन हमारी होती है नॉर्मल। अब एक बात आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नोट करके लिख लो यार यहाँ पर। ओके, नोट करके क्या लिखना है, नॉर्मल is always perpendicular with पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो कभी भी सरफेस के साथ में परपेंडिकुलर नहीं होता, यहाँ पे बन गया है बट लेकिन वो हमेशा सरफेस के साथ में परपेंडिकुलर नहीं होता है। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑलवेज परपेंडिकुलर विथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ गए इतना, ठीक है। अब यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसको मैं बोलता हूँ एंगल आई, और यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको मैं बोलता हूँ एंगल आर। तो यहाँ पे जो एंगल आई है, एंगल क्या है मेरा, एंगल आई मेरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे, अब देखो ये एंगल कैसे बनता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और ये एंगल आर क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आई किसके बीच बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और आर किसके बीच में बनता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। क्लियर इतना, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, याद होगा तो। ओके, चलिए तो अब आइए, अब यहाँ पे हमको एक टर्म देखना है। मेरे को ना सिर्फ डायग्राम चाहिए, तो मैं डायग्राम भी लूंगा। अगले पेज पे लेता हूं मैं इसको। ये कहाँ से आ गए महाशय, कोई नहीं, इसको डिलीट, इसको क्या, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये सब मैं सिखाऊंगा आपको आगे, डरना मत कि सर कोई पॉइंट आपका छूटेगा, आपके सारे पॉइंट्स होंगे कवर यहाँ पर। ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ना एक एंगल होता है, दूसरे रंग से लेता हूं मैं। यहाँ पर एक एंगल होता है जिसको बोलता हूं मैं ग्लांसिंग एंगल, और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल g इज डिनोटेड फॉर ग्लांसिंग एंगल।
स्मॉल जी इज डिनोटेड फॉर ग्लांसिंग एंगल। अगर आप नॉर्मल के इस साइड के रीजन को देखें तो मैं देख सकता हूँ कि ये 90 डिग्री है, और इस साइड के रीजन को देखें तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये भी 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि I प्लस जी इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, देन R प्लस जी इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से I और R क्या मिल जाएंगे, मेरे को बराबर मिल जाएंगे, क्योंकि मैं I को क्या लिख सकता हूँ, I इज नथिंग बट 90 माइनस जी and R is also nothing but 90 minus G. So I can say that from equation 1 and 2, I and R both are equal. लिख लिया इसको, लिख लो, मैं काटने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक नोट करने वाला पॉइंट और क्या मिल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे वाले स्लाइड में देखते हैं जरा। ये देखिए, तो सबसे पहला लॉ क्या था अपना, सबसे पहला लॉ था अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद में क्या था, नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आर लाइंग इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चों, मालूम है? जैसे देखो ये अपना जो नीचे सरफेस पे ना, ये क्या अपना ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर के ऊपर जैसे मैं अगर इसको बनाने का ट्राई करता हूँ, इसी पेज पे लेता हूँ मैं जरा, देखो अगर मैं इसको बनाने का ट्राई करूँ, थोड़ा इसको साइड में करो, तुम यहाँ आ जाओ, थोड़ा इसका ना 3D डायग्राम लेता हूँ मैं। देखना, जस्ट इमेजिन कि ये अपना प्लेन मिरर है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि ये अपना क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। जस्ट सपोज करो कि अगर लाइट रे यहाँ पे आया, ओके, अगर लाइट रे यहाँ पे आता है तो ये अपना बन जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब डेफिनेटली की बात है कि भैया यहाँ पे लाइट रे तो रिफ्लेक्टेड रे कहीं भी जा सकता है, क्योंकि ये मान लो अपना ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब जो रिफ्लेक्टेड रे वो तो कहीं भी जा सकता है भैया, वो यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, लेकिन वो जाता कहीं नहीं है, वो इसी जगह पे रहता है, ठीक है। जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी प्लेन में रहता है। प्लेन मतलब इस 3D मिरर के ऊपर, जिस मिरर को मैंने ऐसे यहाँ पे ऐसे आमने सामने रखा है अपने, ठीक है। तो मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे है, मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी एक प्लेन में रहेगा, ठीक है, इसी एक प्लेन में रहेगा। अब देखो जरा, मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, ठीक है, ये देखो, अब ऐसा सेम यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। इसको दूसरा रंग दे दो क्या? फिर ऐसा ही सेम यहाँ पे बन सकता है। मीन जो रिफ्रैक्टेड रे होगा ना, वो कभी प्लेन के बाहर जाएगा ही नहीं, वो हमेशा अपने ही प्लेन में रहेगा। अपना खुद का एक सेपरेट प्लेन होता है उसका, ना वो उस प्लेन के आगे जाएगा ना वो उस प्लेन के पीछे जाएगा। जो एक इमेजिनरी 2D प्लेन उसके लिए बना है वो उसी प्लेन में रहेगा। मीन्स जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में मेरा रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। समझ गए? या फिर आप लोग डायग्राम देख के तो यहाँ पे समझ ही सकते हैं, ठीक है। डायग्राम देख के आप लोग यहाँ पर समझ ही सकते हैं कि ये सेम प्लेन में है। और एक बात ध्यान में रखना कि I इक्वल्स टू आर, एक और पॉइंट नोट करो चलो, I इक्वल्स टू आर, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर। इट इज एप्लीकेबल और इट इज ट्रू फॉर, और इट इज ट्रू फॉर ऑल मिरर्स। ये हर प्रकार के मिरर के लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के साथ में जो एंगल बनेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है, चलिए अब आइए डेविएशन बाय प्लेन मिरर। ओके, डेविएशन बाय प्लेन मिरर, तो मैं 2D डायग्राम ही लेता हूं अपने तक, तब तक ठीक है। देखिए, अब देखिए, जस्ट सपोज कीजिए कि अगर ये मिरर यहाँ पे नहीं होता तो ये रे क्या सीधा नहीं निकल गया होता? बताइए आप लोग। बीच में ये मिरर आया, दैट्स वाई इस रे को रिफ्लेक्ट होना पड़ा, वरना ये रे तो रिफ्लेक्ट होता ही नहीं, सीधा सीधा इसी डायरेक्शन में निकल जाता। मीन्स इस रे ने इतना एंगल बेंड हुआ, ये
ये जो इंसिडेंट रे है मेरा, ये इतना एंगल बेंड हुआ, वो जा तो यहाँ रहा था लेकिन उसको हमने मोड़ दिया यहाँ तक, ठीक है। तो ये जितना एंगल बेंड हुआ है उसी को बोलते हैं हम लोग डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, समझ गए। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए अब यहाँ पे जरा इक्वेशन ध्यान से देखिए कि अगर ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ। ओके, फिर यहाँ से मैं जानता हूँ कि आई और आर क्या होते हैं, बराबर होते, तो मैं दोनों को 2y मान लेता हूँ। तो 2y प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये रंग अच्छा नहीं लग रहा, मेक इट वाइट। ओके, नाउ मेरे को यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन क्या मिल गया, एंगल ऑफ डेविएशन मेरे को मिल गया 180 माइनस 2y। क्या मिल गया मेरे को, 180 माइनस 2y मिल गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और इसका एक फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल ऑफ डेविएशन इट इज नथिंग बट 180 माइनस 2r, क्योंकि आई और आर तो बराबर है, 180 माइनस 2r, ठीक है बच्चों, 180 माइनस 2r। चलिए बच्चों जरा इतना फटाफट नोट करके लीजिए आप लोग, जरा मैं आप लोगों के लिए जरा क्वेश्चन निकाल लूं, कहाँ गई हमारी पीडीएफ। ऑप्टिक्स, चलिए लिखिए इसको, इसको फटाफट, और कोई डाउट होगा तो पूछिए आप लोग, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन क्या है कि एक इंसिडेंट रे है जो प्लेन मिरर के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, देन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। सीधी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर ये नॉर्मल यहाँ पे मैं खींच देता हूँ, अगर यहाँ पे नॉर्मल बन जाएगा तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये अपना एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो मेरा आई कितना बन गया, मेरा आई बन गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन की तो सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला क्या, 180 माइनस 2i। तो इट इज 180 माइनस 2 इंटू 60, कितना मिल रहा है, 120 माइनस 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो लाइट है इसी 60 डिग्री पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये भी क्या होगा मेरा 60 डिग्री होगा, और यहाँ से ये क्या होगा मेरा, ये मेरा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ओके, ये एंगल मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो ये एंगल मेरा कितना हुआ, ये एंगल मेरा 30 डिग्री हुआ। और अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो डेफिनेटली इस एंगल को भी कितना होना पड़ेगा, 30 डिग्री ही होना पड़ेगा। ओके, 120 और 60 180। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े आप। अब देखिए एक होता है नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस, उसके लिए इन सबको भगाना पड़ेगा। चलिए, अगर इंसिडेंट रे, इफ एन इंसिडेंट रे इज फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मिरर, ठीक है, इफ एन इंसिडेंट रे इज फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मिरर, देन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज जीरो। इट मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा बन जाएगा जीरो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो इसी लाइन में मेरा क्या है, नॉर्मल है, इसी लाइन में मेरा क्या है, इंसिडेंट रे भी है। अच्छा एक चीज मैं आपको और यहाँ पे करवा सकता हूँ, इसी स्लाइड को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। आइए जरा थोड़ा सा ना वेक्टर फॉर्म में इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए जरा, मैं जरा नेमिंग यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इन सब का अपना अपना क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो मैं इसको आई कैप लिख सकता हूँ, इसको मैं आर कैप लिख सकता हूँ, और इसको मैं एन कैप लिख सकता हूँ। आई गेस आपको इतना वेक्टर पता होगा कि मेरे को डायरेक्शन नोटेशन करने के लिए मैं कैप्स का यूज करता हूँ।
ओके, तो एंगल बिटवीन आई कैप एंड एन कैप, ठीक है, एंगल बिटवीन आई कैप एंड एन कैप इज नथिंग बट आई, एंड एंगल बिटवीन आर कैप एंड एन कैप इज आर। ओके, और अगर यहाँ पे पूछा गया है जी भाई एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना होता है मेरा, ये एंगल का सिंबल है, दैट इज 2i। इस पूरे एंगल को मैं 2i बोल सकता हूँ ना, ठीक है। अगर आपको आई कैप एन कैप आर कैप नहीं समझ रहे, सिर्फ इतना समझो कि उनकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैंने एक एक नोटेशन रखा है बस, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल विद नॉर्मल। ओके, इंसिडेंट रे इज पैरेलल विद नॉर्मल, देन एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, एंगल बिटवीन इन नॉर्मल इंसिडेंस, लिखो इसको बुक के अंदर थ्योरी में, ठीक है। इन नॉर्मल इंसिडेंस द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज 0 डिग्री। तो यहाँ पे आई 0 है तो आर भी 0 होगा, क्योंकि लाइट जिस डायरेक्शन में आया है उसी डायरेक्शन में रिवर्ट घूम जाएगा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन निकालने जाऊँ, फॉर्मूला मेरा क्या होता है 180 माइनस 2i या फिर 180 माइनस 2r, तो आई तो मेरा 0 है, तो एंगल ऑफ डेविएशन मेरा कितना होगा 180 डिग्री होगा। मीन्स लाइट जिस डायरेक्शन में आया उल्टा उसी डायरेक्शन में घूम गया। ओके, तो ध्यान में रखना, कभी कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, आई कैप एंड एन कैप लिखता हूं मैं, या फिर ऐसा लिख देता हूं वर्डिंग्स में, थोड़ा ज्यादा अच्छा समझेगा। ओके, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इन नॉर्मल इंसिडेंस। ध्यान में रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना। अच्छा, यहाँ पे मेरा ग्लांसिंग एंगल कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री। ओके, देखो ना 90 डिग्री का बना रहा है। ओके, रिफ्लेक्टेड रे इन नॉर्मल इंसिडेंस इज 180 डिग्री और पाई रेडियन, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना रहता है, यहाँ पर 180 डिग्री रहता है। समझ गए, सच्ची समझ गए। इस स्टेटमेंट को थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर दी पैरेलल ना, भले वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, अगर उनका वेक्टर फॉर्म देखा जाए तो उनके बीच में 180 डिग्री लिखना सही होगा। ओके, यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल ऑफ डेविएशन, ये थोड़ा अच्छा पड़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन इन नॉर्मल इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन इन नॉर्मल इंसिडेंस इज 180 डिग्री। हाँ, ये लिखना थोड़ा सही पड़ेगा कि नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री। अगर मैं उनके वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं तो आई यहाँ पे है, आर ऊपर की ओर जा रहा है, ये दोनों फिलहाल तो पैरेलल दिख रहे हैं। अगर वेक्टर फॉर्म से देखा जाए तो ये एंटी पैरेलल होंगे, तो मेरे को फिर एंगल ऐसा लिखना पड़ेगा, एंगल बिटवीन आई कैप एंड आर कैप इज पाई, ये 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री लिख सकता हूं मैं। समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या अपना ग्रेजिंग इंसिडेंस है। चलिए मिरर वाला डायग्राम लेते हैं, ये पूरा का पूरा मिटाता हूं मैं। देखिए, जब मेरा इंसिडेंट रे नियरली अप्रोक्स 90 डिग्री पे हो, व्हेन माय इंसिडेंट रे इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, और यही तो रिफ्लेक्टेड रे भी होगा मेरा,
ठीक है, यही तो अपना रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। ये भी क्या होगा, नियरली आर की वैल्यू भी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो इस टाइप के इंसिडेंस को मैं क्या बोलता हूँ, ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलता हूँ, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 90 डिग्री, इज नोन एज ग्रेजिंग इंसिडेंस। अप्रोक्सीमेटली नॉट इक्वल टू, लगभग लगभग रहता है 90 के बराबर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, डायग्राम में कुछ गोची है क्या भैया? मेरे को तो लग रहा है गोची है। डायग्राम में गोची ऐसी है कि ये है मेरा इंसिडेंट रे, ये है मेरा रिफ्लेक्टेड है। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल थीटा, फाइंड द एंगल थीटा। चलिए ट्राई करिए, दिया मैंने आपको 2 मिनट। सर लाइट से कितने सवाल आते हैं? देखो बच्चा, ऐसा सीन है ना कि लाइट से आपके मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज रहते ही है। ठीक है, तो लाइट से अच्छे खासे सवाल बन जाते हैं, और लाइट से सवाल भी सिंपल आते हैं। सीटी में इतने टफ क्वेश्चन नहीं बनते, बट वी आर दी प्रिपेयरिंग फॉर दी अवर टफ क्वेश्चन, कि पेपर कितना भी टफ बने, फिजिक्स हल्का ही लगना चाहिए। ठीक है, चलिए मिल गया थीटा, अरे वाह क्या बात है। थीटा कितना आ रहा है सर? 30 डिग्री? नहीं नहीं, गलत है यार, 30 नहीं आएगा। सर 60 डिग्री? नहीं। चलो यार सॉल्व करते हैं, आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है बच्चों। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होता है, अभी देखा था मैंने, बताइए जरा। मैं इसको 2i लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आई और आर तो बराबर होते हैं। मीन्स अगर ये 2i है तो 2i इज नथिंग बट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर i मेरा 90 डिग्री, अगर 2i मेरा 90 डिग्री के बराबर है, तो i इज नथिंग बट माई 45 डिग्री। ओके चलिए, तो थोड़ा इसको रफ किया जाए, और इसको रफ करके अब एक प्रॉपर डायग्राम बनाया जाए। मैं इसको यहाँ से नॉर्मल दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? नॉर्मल इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज दी माई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हुआ, अरे लाल पे लाल नहीं दिखता गुरु, ठीक है, ये मेरा एंगल हो गया 45 डिग्री, ये एंगल मेरा हो गया 45 डिग्री, ये दोनों का सम 90 होता है ना। तो अगर ये मेरा 45 होगा, तो ये भी मेरा 45 होगा, तो ये एंगल भी मेरा कितना होगा, देखिए ना, दो पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल मेरा क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री आपको आना चाहिए, ताकि हम सवाल को सवाल में ही स्वाहा कर दे। चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड, फाइंड द एंगल अल्फा। ओके, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अरे सवाल कहाँ नाच रहे बे, सवाल को लॉक करो, क्योंकि अब मैं डायग्राम में नहीं लिखने वाला, ताकि ये क्वेश्चन आपको मिले। तो लेट्स अहेड, अपने पास टेक्नोलॉजी है भाई, हम कार्बन कॉपी बना सकते हैं। दूसरा रंग लूँ क्या मैं? लेट्स टेक पीला पीला। चलिए, दिख रहा है आप सबको? बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर, ये एंगल मेरा अल्फा है, ये एंगल मेरा 10 है, दिस इज माय इंसिडेंट रे एंड दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो थोड़ा सा ना मैं डायग्राम बड़ा करना चाहूंगा, ताकि अच्छे से दिख सके। चलिए, ये 10 डिग्री है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है। देखिए यहाँ पर ये मेरा अल्फा हुआ, ये मेरा अल्फा हुआ, ये मेरा 10 डिग्री। अब अगर एक बात बताइए, ये एंगल मेरा कितना दिख रहा है? डेफिनेटली 90 डिग्री दिख रहा है। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना दिख रहा है आपको? 100 डिग्री दिख रहा है। देखो बच्चा, कोशिश करना कि क्वेश्चन को ज़्यादा इलाबरेट करके मत लिखो। हम लोग सीटी के लिए प्रेप कर रहे हैं, तो हमको अपना अप्रोच भी सीटी वाला ही रखना है। तो 100 डिग्री इज नथिंग बट 2i, तो आई की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को? 50 डिग्री मिल गई। ओके, आई की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को? 50 डिग्री मिल गई। तो यहाँ पर अब अपने को एक नॉर्मल तो खींचना पड़ेगा। आई की वैल्यू कितनी हुई? 50 हो गई ना। तो रुकिए जरा, इसको भी थोड़ा लॉक कर दूं, और ये पूरा का पूरा सामग्री उठा के यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, चलिए,
तो अब यहाँ से हम एक नॉर्मल खींचेंगे, तो ये रहा वो मेरा नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, इसको भी निकालो। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है? अगर ये 50 है टोटल, ये टोटल मेरा 50 है, ये 10 हुआ, तो ये एंगल मेरा कितना बनेगा? 40 डिग्री बनने वाला है डेफिनेटली, ये 40 डिग्री बनेगा। तो ये एंगल भी मेरा कितना बनेगा? ये एंगल भी मेरा 40 डिग्री बनेगा। अब ध्यान देना इस नॉर्मल के साथ में, ठीक है? थोड़ा सा ना मैं इसको रफ करता हूँ, ये देखो, इतना समझा? अब ध्यान देना कि ये नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री होगा, प्लेन मिरर है ना, सो दिस एंगल इज मस्ट बी अ परपेंडिकुलर। तो ये एंगल आपका क्या होगा? ये एंगल आपका 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये तो 50 हो गया, मतलब ये एंगल आपका कितना होगा? ये एंगल आपका 40 होगा। फिर उसके बाद में वेट करो यार जरा, तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ में भी इस एंगल को तो 40 बनना चाहिए बरोबर, क्योंकि ये एंगल अपना 50 है ना गधो। हाँ, नहीं तो बताते नहीं यार तुम लोग। ये नॉर्मल है अपना, ये टोटल, ये अपना टोटल कितना है? ये टोटल अपना 50, ये 10 हो गया, ये 40, ये अपना 50, ठीक है? ये 50 क्योंकि अगर ये 40 तो ये भी 40, क्योंकि ये ग्लांसिंग एंगल है ना, ये अपना प्लेन मिरर है। ये 40, ये हो गया अपना 90। तो बच्चा ये अल्फा कितना बनना चाहिए? अल्फा कुछ नहीं बनना चाहिए अपना, 50 डिग्री बनना चाहिए। देख लो, मैंने क्वेश्चन को डायग्राम में ही निपटा दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे सवालों को डायग्राम में ही चुटकियों में निपटाने की कोशिश करेंगे। चाहिए तो मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है? फिर से पूरा मिटा देता हूँ मैं, ठीक है? देखिए, ये अपने को गिवन यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, ये अपने को 10 डिग्री दिया हुआ है, ये अपना नॉर्मल है यहाँ से, ठीक है? हमको क्या मालूम पड़ा कि ये टोटल एंगल, क्योंकि ये अपना क्या है? इंसिडेंट रे है, ये अपना रिफ्लेक्टेड रे है, तो दिस टोटल एंगल इट इज 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो बच्चा ये 40 डिग्री रहना चाहिए। ये पूरा 50 है तो ये भी पूरा कितना होगा? 50 डिग्री होगा। ये यहाँ से 90 का एंगल बना रहा है तो ये अपना 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये 50 है, बचा 40, अगर ये 40 तो ये भी 40। ग्लांसिंग एंगल सेम होता है दोनों, ठीक है? ये 40, ये मेरे को 90 दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये 40, ये 50, 90, 180 का सम पूरा। तो अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी? अल्फा की वैल्यू मेरी है 50 डिग्री, तो अल्फा इज नथिंग बट 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को? 50 डिग्री मिल गई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आइए, कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट पे इतने जल्दी जाए क्या? हम्म, चलिए, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर वाला टॉपिक कहाँ गया अपना? अच्छा, वो आगे है। रुकिए, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जरा आपके लिए, बढ़िया सा। हम्म, चलिए, बाकी क्वेश्चन तो आपके अदर टॉपिक्स पे ही हैं। आइए मैं इसी वाले क्वेश्चन को करवाता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मिरर दिया गया है, स्पेरिकल मिरर है, ठीक है? यहाँ से लाइट क्या है? यहाँ से लाइट आया। अच्छा, इसको भी ना रंग ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से समझा सकूं। अरे भाई, अरे भाई, कहाँ? ठीक है, देखो ये 0,0 है, ठीक है? चलिए कोई नहीं, हम इसको ये वाले पेज पे लेके जाते हैं, और फिर आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। दिख रहा है ना? चलिए, बहुत ही बड़ा दिख रहा है यार। आइए यहाँ पर, ये देखिए, मेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना है, एक्स कॉमा वाई में, प्लेन के ऊपर है। तो दिस इज माई इंसिडेंट रे, दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज सर्कल का ओरिजिन 0,0, क्योंकि मैंने अपना ओरिजिन कहाँ से लिया? मैंने अपना ओरिजिन इसी पॉइंट से लिया है, ओके? मैंने अपना ओरिजिन इसी पॉइंट से लिया है, समझ गए? देखो, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं ना बच्चों,
कि दे लाइक कि हम उनके ब्रेन को ना थोड़ा सिंपल चीज़ ही समझ में आता है। बट डेफिनेटली मानो कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ सीखने तो आपको एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने अब तक सिंपल क्वेश्चन ही किए होंगे, न्यूमेरिकल से डर लगता होगा, नहीं समझ में आता होगा, बहुत सारी चीज़ें रहती है कि अगर न्यूमेरिकल हमको समझ में नहीं आ रहा है तो अपना ब्रेन वहां पे फाइट ही नहीं करता, समझ गए। इतना ध्यान में रखना कि अगर फिजिक्स सब्जेक्ट में सब कुछ आपको सिंपल लग रहा है मतलब आपको कुछ नया चीज़ आप लोग सीख ही नहीं रहे हो, और वो एग्जाम में डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा धोखा देगी। तो डेफिनेटली अभी आपको कुछ मुश्किल चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर ये चीज़ आपको मुश्किल लग रही है तो समझो कि आपका दिमाग यहाँ पे फाइट बैक कर रहा है। ओके, चलिए, तो ये अपना हो गया रेडियस आर। ओके, ये अपना रेडियस क्या हो गया, यहाँ पे अपना रेडियस आर हो गया है। आ जाओ, सवाल में रेडियस आर ही था ना, सही है। अब अगर मैं आपको देखूं यहाँ पे तो डेफिनेटली 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से मैं एक नॉर्मल खींच सकता हूँ अलोंग दी रेडियस, या फिर अलोंग दी रेडियस नहीं होगा तो भी चलेगा। ये मेरा अपना नॉर्मल बनने वाला है यहाँ पर। इसके नॉर्मल बनते ही ये एंगल 45 डिग्री का बन जाएगा, नॉट 40 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री का बन जाएगा, और ये एंगल भी कितना बन जाएगा, ये एंगल भी अपना 45 डिग्री का बन जाएगा। अब बताइए जरा, यहाँ पर ये दोनों 45 डिग्री के बनते ही क्या होंगे, कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, सोचिए सोचिए जरा, कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। रखिए 2 मिनट। हम्म, इसको भगाओ जरा यहाँ से। यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल रहेगा ना बच्चों, मेरा नॉर्मल ये अलोंग द रेडियस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बराबर पॉइंट ऑफ बराबर इस पॉइंट पे ही इंसिडेंट हुआ है। तो ये भी 45 डिग्री, मेरा ये भी 45 डिग्री। अब आप लोग देख सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये पॉइंट भी 45 डिग्री का ही होगा, ठीक है। आ जाओ, कुछ नहीं करना, बेसिक आपका ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लगने वाला है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉप करो। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, ट्रायंगल यहाँ पे बन गया है, चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको नाम दे दे दूँ ट्रायंगल का, ओ ए बी ले लो, ठीक है। या फिर रुको, इसका जो इसका जो कोऑर्डिनेट है, कौन कॉल कर रहा है, काम धंधा है नहीं इन लोगों को, ठीक है। जैसे देखो ये अपना x है और ये अपना y है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कॉमा y होगा। अब अगर यहाँ पे आप ट्रायंगल में क्या लगाते हो, cos थीटा लगाते हो, cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, r cos थीटा मिल गई, थीटा आपका 45 डिग्री है, दैट इज 1/√2, तो आपको यहाँ पे x का मिल गया, x यहाँ पे आपको मिल गया r/√2। अगर आप लोग यहाँ पे साइन थीटा लगाते हो, साइन थीटा इज नथिंग बट y/r, तो थीटा आपका 45 डिग्री है, तो y इक्वल्स टू नथिंग बट r साइन थीटा, एंड y इज ऑल्सो नथिंग बट योर r/√2, ठीक है। लेकिन ध्यान में देना कि आप लोग x को नेगेटिव डायरेक्शन में लियो, तो ये माइनस एक्स होगा, तो ये माइनस r/√2 बनेगा। तो यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट क्या मिलने वाला है, x/y का, ये मेरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा माइनस r/√2, y ऊपर की ओर जा रहा है, इसके लिए इट इज प्लस r/√2, क्लियर। तो ये अपने को मिल गया कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो आंसर अपना यहाँ पे मिल गया इसको। चलिए स्लाइड को ना इंटरचेंज किए देते हैं ताकि लगे आंसर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू प्लेन मिरर ए एंड बी आर aligned parallel to each other as shown in the figure. A light ray is incident at an angle of 30 degree at a point just inside the at the end of A. दो प्लेन मिरर लिए गए ए एंड बी आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो प्लेन मिरर ए के जस्ट एंडिंग के ऊपर लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल। ध्यान से देखना, द प्लेन ऑफ इंसिडेंस कोइंसाइड विद द प्लेन ऑफ द फिगर, ओके। द मैक्सिमम टाइम ऑफ द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन, बहुत बढ़िया, बिफोर इट एमर्ज आउट। अब देखो, ठीक है, क्वेश्चन का कॉपी हो सकता है क्या, हो तो जाएगा ही। चलिए बहुत बढ़िया,
जरूरत सिर्फ इन महाशय की है, वो भी इनमें दूसरा रंग तो भर के रहेंगे। जाने दो, सब में नहीं जा रहा रंग। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये अपना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये क्या है अपना, ये अपना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे ही लाइट रे यहाँ पे गिरती है तो यहाँ सामने वो रिफ्लेक्ट होगी, तो ये कितनी बार रिफ्लेक्शन करेगी। तो पहला रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठवा यहाँ पे, तो ये कितनी बार रिफ्लेक्ट होगी। ध्यान देना यहाँ पर, हर एक मिरर के ऊपर जब जब लाइट गिरने वाली है उसको मैं एक रिफ्लेक्शन ही काउंट करूंगा। समझ गए, उस पॉइंट को मैं एक रिफ्लेक्शन ही काउंट करूंगा। तो देखो यहां पर आ जाओ, तो सबसे पहले लाइट रे कहाँ आया, लाइट रे यहाँ पे आता है, ठीक है। और लाइट रे जस्ट यहाँ पे क्या होगा, लाइट रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये एंगल भी मेरा कितना होगा, ये एंगल भी मेरा हो गया 30 डिग्री। अब ध्यान देना आप लोग, मैंने माना कि लेट सपोज कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस x है, ये x डिस्टेंस आगे जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इट बिकम्स द इंसिडेंट रे फॉर द मिरर बी। ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से आया यहाँ से गया, तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, और दिस रिफ्लेक्टेड रे इट बिकम्स द इंसिडेंट रे फॉर द मिरर बी। ओके, तो डेफिनेटली अब लाइट रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो इसको भी एक नॉर्मल चाहिए होगा यहाँ पर। ओके, और जब लाइट रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा तो वो कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होके जाएगा। ओके, ऐसे ये सीन चलता जाएगा, ये x आगे और जाएगा, जिसको मैं x कहाँ से कम मानूंगा, जिसको मैं x सामने वाली साइड से ही लूंगा, ठीक है। जिसको मैं माना कि लाइट अभी कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल किया है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही ट्रेवल किया, लाइट इसके आगे गया नहीं है, यहाँ पे शुरू हुआ यहाँ तक गया, बस लाइट अभी इसी जोन में है। ओके, चलिए, तो इस डिस्टेंस के पैरेलल में ये है तो इसलिए मैंने इसको भी x माना। लाइट फिर से क्या होगा, लाइट फिर से रिफ्लेक्ट होगा, लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, ध्यान दो, यहाँ पे ये पहला रिफ्लेक्शन, ये दूसरा रिफ्लेक्शन, ये तीसरा रिफ्लेक्शन, ये चौथा रिफ्लेक्शन जिसमें ये एक्स आगे और गया, तो ये भी n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन करने वाला है ना, हाँ या ना, ये भी n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन करने वाला है। अब यहाँ पे आप लोग देख के मुझको क्या बता सकते हो, सिंपल सा, मैं अगर इस वैल्यू को d मान लेता हूँ, ओके, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये 2√3 किसके बराबर होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स, और कितना x हमको नहीं पता ना, x कितनी बार आएगा, तो इट इज नथिंग बट n टाइम्स ऑफ द x। देखो ना, ये 2√3 इस पूरे प्लेन मिरर का लेंथ है, और अगर इस पूरे प्लेन मिरर के लेंथ को मैं x x में डिवाइड कर रहा हूँ ना, हाँ या ना, तो x जितनी बार रिपीट होगा, लेट सपोज इट इज n टाइम्स, तो वो n टाइम्स इंटू एक्स मेरा क्या होगा, 2√3 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलने वाली है मेरे को, अगर ये d है तो ये सामने वाला ये वाला भी हिस्सा भी तो d है। अब इस ट्रायंगल में जरा ये देखो, जैसे कि ये d हुआ, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हुआ, इस प्लेन मिरर में जरा साइन साइन 30 लगाओ यार, साइन 30। ओके, साइन 30 लगा के मतलब है नहीं, कॉस 30 लगाओ, कॉस भी लगा के मतलब नहीं है, टेन 30 लगाओ, हाइपोटेनियस नहीं है ना मेरे पास, तो टेन टेन 30 क्या मिलेगा, ऑपोजिट अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे ऑपोजिट क्या है x, एडजेसेंट क्या है d, तो यहाँ पे टेन 30 कितना होता है मेरा, टेन 30 साइन 30 बाय कॉस 30, 1/2 और √3/2, तो टेन 30 इज नथिंग बट माई 1/√3, इट इज x/d। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई मेरे को, x मेरे को मिल गया d/√3, सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर, तो इट इज nx इंटू 2√3, तो n इंटू मेरे को n ही तो पता करना है, जितना टाइम्स x होगा मतलब लाइट उतने टाइम ही रिफ्लेक्ट हुई है, तो n इंटू एक्स इंटू मतलब d/√3 इंटू 2√3। तो देखो यहाँ पर ये आपका n है, तो ये इक्वल्स टू 2 इंटू 3/d, तो n इंटू क्या मिल गया मेरे को, ये 6 मिल गया, 6 डिवाइडेड बाय 0.2। ध्यान दो यहाँ पर
ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करने पे क्या, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 60/2 विच इज नथिंग बट 30। तो कितने रिफ्लेक्शन होंगे यहाँ पे, यहाँ पर होंगे मिनिमम 30 रिफ्लेक्शंस। समझ गए? तो माय ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। सबको नोट्स में अच्छे से लिखना है। मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय एंगल थीटा, फाइंड द न्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बच्चों, मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय एंगल थीटा। हम्म हाँ चलिए कोई नहीं, करते हैं इसको। अरे ये वापस आ गया, मेरे को तो मिरर चाहिए था। ये रहा। चलिए इसी को उठा लेता हूँ, कट कुट कर लूंगा वहां पर। चलिए बहुत सही। आइए, तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे की भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। अब मैं छोटा लिखूंगा ना। चलिए नॉर्मल के लिए भी अब एन ही में लूंगा प्रयोग में। दिस इज माई नॉर्मल एन। ध्यान दो यहाँ पर, दिस रे इज माई इंसिडेंट रे एंड दिस रे इज माई रिफ्लेक्टेड रे। क्वेश्चन क्या है, मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय एंगल थीटा। मैंने क्या किया, मैंने इंसिडेंट रे को, ओके, मैंने इंसिडेंट रे को, अरे यही हो रहा है क्या, ये देखो, मैंने मिरर को फिक्स रखा लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया। देखो रोटेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैंने इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया बाय सम एंगल थीटा। ठीक है, अब इसका रोटेशन इस पे डिपेंड करेगा क्योंकि सर ये क्लॉकवाइज भी हुआ है, ओके, और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। तो अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं एंगल थीटा से, ओके, तो ये रोटेशन क्या है मेरा, ये मेरा नया इंसिडेंट रे बन गया आई आर डैश। तो ये जो थीटा मेरा रोटेट हुआ है इट इज क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में रोटेट हुआ है ना, तो ये थीटा मेरा रोटेट हुआ है क्लॉकवाइज। ध्यान में रखना इसको, कैसा रोटेट हुआ है ये थीटा मेरा क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, ओके। और ये मेरा जैसे ही क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, आप लोगों को ये देख सकते हो कि ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे भी ऑटोमेटिक रोटेट होगा, उसी सेम एंगल थीटा से रोटेट होगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी सेम एंगल थीटा से रोटेट होगा, लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। समझ गए? अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ओके। तो ये थीटा का रोटेशन कैसा होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सेम एंगल से रोटेट होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो जरा, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ओके। इफ मिरर इज फिक्स्ड, लिखो मेरे साथ, इफ मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे and incident ray rotated by angle theta, rotated by angle theta, then not then find incident ray rotated by angle theta in clockwise manner, okay, in clockwise manner, in clockwise manner, then reflected ray, then reflected ray will rotate
will rotate same angle, will rotate by same angle, will rotate by same angle theta in anti-clockwise manner. Okay, in anti-clockwise manner और वाइस वर्सा. ओके, और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों कि अगर इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब वो उसके पीछे पीछे ही रहेगा. समझ गए? अगर इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन, ताकि अगर यहां से एंगल बढ़ रहा है तो यहां से भी एंगल बढ़ेगा ना नॉर्मल के साथ में, ताकि दोनों एंगल बराबर ही रहे. समझ गए? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको? नहीं है बिल्कुल भी. चलिए बहुत बढ़िया. अब देखिए जरा, अगर ये पूरा एंगल मेरा आई है, ओके, और ये पूरा एंगल मेरा आर है, इतना एंगल थीटा है, तो ये एंगल मेरा क्या होगा? इट इज नथिंग बट आई माइनस थीटा. तो दिस एंगल इज ऑल्सो नथिंग बट आई माइनस थीटा. समझ गए? ये एंगल भी आई माइनस थीटा होगा, ये एंगल भी आई माइनस थीटा होगा. सो तो देन न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज नथिंग बट आई माइनस थीटा. समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? चलिए इसी का वाइस वर्सा वाला डायग्राम भी मैं आपको दिखाई देता हूं, इसी के नीचे बना के वाइस वर्सा वाला डायग्राम. चलिए ये देखिए, लेट सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और अभी क्या हुआ यहाँ पर? इंसिडेंट रे रोटेट होता है थोड़े ज़्यादा एंगल पे, ठीक है, लेकिन अब ये रोटेट क्या हो रहा है? ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में. किससे रोटेट हुआ ये अभी रोटेट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज में. तुम यहाँ जाओ यार, तुम इसके हो. ओके, इट इज रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज. तो डेफिनेटली अब रिफ्लेक्टेड रे भी वैसे ही रोटेट होगा, हाँ ना? अब रिफ्लेक्टेड रे भी वैसा ही रोटेट होगा. मेरे पास तो सिस्टम है भाई, तुम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा. अब थीटा ऐसे जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये क्लॉकवाइज जाएगा. ओके, ये कैसे जाएगा? ये क्लॉकवाइज जाएगा, वाइस वर्सा. अब ध्यान देना कि अगर ये टोटल एंगल, सॉरी ये टोटल एंगल आई था अगर, ठीक है, और ये आर था. वेट यार, यहाँ तो मिस हो गया. दिट इज नॉट आई माइनस थीटा, वैसे तो सही था, बट ये आर माइनस थीटा होगा. ओके, तो ये आर डैश को मैं आई माइनस थीटा लिखूं, या फिर और आर डैश को मैं आर माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ. दोनों एक ही बात है. कन्फ्यूजिया मत जाने तो बोलोगे मास्टर गलत लिख दिया. ठीक है, तो ये अब नेट एंगल मेरा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? नया इंसिडेंट रे आई आर डैश का और नया रिफ्लेक्टेड रे आर आर डैश का. ओके, ये पूरा एंगल आपका बनने वाला है आई प्लस थीटा, और यहां से ये पूरा एंगल कितना बनेगा आपका? आर प्लस थीटा बनेगा. सो योर न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, so your new angle of reflection r dash is nothing but I plus theta और r dash equals to r plus theta. एक ही बात है क्योंकि रिफ्लेक्शन में दोनों सेम ही होते हैं, I और r. क्लियर एकदम? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? बहुत बढ़िया, एकदम मक्खन जैसा चमक आपको चमक रहा है ना. चलिए, तो एक सवाल दिया जाए आपको? बिल्कुल मास्टर, सवाल तो देना बनता है आपका. चलिए फिर सवाल दे ही देते हैं. चलिए, सवाल कुछ ऐसा है, लेट सपोज, कैसा सवाल दिया जाए? दिस इज नॉर्मल. ओके, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज अवर इंसिडेंट रे, अवर इंसिडेंट रे. चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ.
क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है? इफ इंसिडेंट रे rotated by 15 degree clockwise, 15 degree clockwise, then अब देखो इंसिडेंट रे अगर 15 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है तो देन रिफ्लेक्टेड रे will also reflected by will also will also rotated by sorry rotated by will also rotated by 15 degree in anti-clockwise manner, in anti-clockwise manner। ठीक है, अगर ये कुछ तो एंगल है हमको नहीं पता, मैंने क्या किया, मैंने इंसिडेंट रे को 15 डिग्री से रोटेट कर दिया। ठीक है, ये एंगल मेरा 15 डिग्री दिया गया है, तो डेफिनेटली यहां पर जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे रहा होगा, यहां पर जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे रहा होगा, ओके, तो ये भी इतने से ही, ये अगर क्लॉकवाइज घूमा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 15 डिग्री से। समझ गए आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, चलिए ये बढ़िया टॉपिक है और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चलिए देखिए यहाँ पर, फिलहाल इतने बड़े बड़े नामों की जरूरत नहीं है मुझे, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करना है बस। चलिए देखिए यहाँ पर टॉपिक कुछ ऐसा है, ओके, मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ इसके लिए। इफ इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, if incident ray is fixed and plane mirror and plane mirror is rotated by some angle theta, is rotated by some angle theta, then reflected ray then reflected ray will rotate by एंगल 2 थीटा। समझ गए? इसको ध्यान में रखना है, अगर मैं प्लेन मिरर को रोटेट करता हूं, इंसिडेंट रे को मुझे फिक्स रखना है, इंसिडेंट रे को कुछ नहीं करना, इट इज फिक्स्ड। सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ प्लेन मिरर को ही रोटेट किया है, मैंने सिर्फ प्लेन मिरर को ही रोटेट किया, तो प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एट एन एंगल थीटा। ठीक है, ये है वो थीटा एंगल, प्लेन मिरर क्या हुआ है, थीटा एंगल पे रोटेट हुआ है। अगर ये थीटा एंगल पे रोटेट हुआ है तो डेफिनेटली मेरे बच्चों नॉर्मल भी रोटेट होगा। ओके, नॉर्मल भी क्या होगा, रोटेट होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इज ऑल्सो परपेंडिकुलर विद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये मेरा नया 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 नॉर्मल आया एन डैश, तो ये जो नया नॉर्मल होगा ये भी थीटा एंगल से ही रोटेट होगा, ये भी क्या होगा, ये भी
थीटा एंगल से ही रोटेट होगा। इंसिडेंट रे को फिक्स रखना है, इंसिडेंट रे को कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे था आर आर, रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो रोटेट, डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो रोटेट, ओके, रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो रोटेट, तो ये आर आर डैश होगा। तो यही रोटेशन कितना हुआ है ये हमें जानना है, दैट इज अवर टास्क, ठीक है। तो मैं कुछ ट्राई करता हूँ क्वेश्चन का क्वेश्चन में ही निपटाऊं, कोशिश करो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को समझने की, क्योंकि ये आपको क्लास में समझ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बट इफ यू हैव टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस इट। और मैंने आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बताया है, ब्लैंक पेज लो, आज जो भी लिखा धड़ा छाप दो, उसको बिना देखे उतारने की पूरी कोशिश करो कि 100% लेक्चर आप लोग उतार पा रहे हो कि नहीं। चलिए ना देखो यहाँ पर, चलिए कोई हल्का रंग लेता हूँ ना, चलो वाइट ही लेता हूँ। देखो यहाँ पर, अगर ये नया नॉर्मल है मेरा, इंसिडेंट रे फिक्स है, तो मैं क्या देख सकता हूँ कि नए वाले नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे एंगल कितना बनाएगा, क्योंकि ये एंगल मेरा आई था, ओके, और ओल्ड नॉर्मल के हिसाब से रिफ्लेक्टेड रे के साथ में एंगल कितना बनेगा मेरा, आई बनेगा या फिर आर बनेगा, मैं उसको आई लिख सकता हूँ ना, तो ये मेरा आई है, ओके। 2 मिनट जरा, थोड़ा सा ना इनको ना ऊपर में शिफ्ट कर दूं, अरे यार इनको ना डिलीट ही किए देता हूँ, ये देखो, ये एंगल थीटा और ये मेरा एंगल आई, ओके। ये एंगल आई और ये मेरा ये एंगल भी आई, ठीक है। ओल्ड नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम होता है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर ध्यान से देखें तो ये नए वाले नॉर्मल के साथ में ये एंगल कितना बन रहा है, आई प्लस थीटा नहीं बन रहा, देखे ना, आई प्लस थीटा, ओके। तो ये एंगल कितना बन रहा है मेरा, नए नॉर्मल के साथ में एंड इंसिडेंट रे के साथ में, व्हाट द हेल क्या हो रहा है ये एंगल मेरा कितना बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल मेरा बन रहा है आई प्लस थीटा का। तो डेफिनेटली नए वाले नॉर्मल के साथ में और नए रिफ्लेक्टेड रे के साथ में ये एंगल भी मेरा कितना बन रहा होगा, ये एंगल मेरा बन रहा होगा आई प्लस थीटा का। कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो अगर ये पूरा आई है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, ध्यान से देखिए जरा, ये पूरा आई, ये पूरा का पूरा, ठीक है, तो ये पूरा थीटा, तो ये एंगल मेरा कितना होगा, ये एंगल मेरा होगा आई माइनस थीटा का, ये एंगल मेरा कितना होगा, आई माइनस थीटा का होगा, बहुत बढ़िया। अब आई प्लस थीटा तो ये पूरा है, एक हिस्सा क्या है इसका आई माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल मेरा क्या होगा, डेफिनेटली आई प्लस थीटा में से इसको मेरे को सेपरेट करना पड़ेगा, तो आई प्लस थीटा माइनस ऑफ आई माइनस थीटा, तो कितना मिल रहा है, आई प्लस थीटा माइनस ऑफ आई प्लस थीटा, एंगल कितना मिला मेरे को, 2 थीटा मिला, तो ये एंगल मेरा कितना है, 2 थीटा एंगल है मेरा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। if incident ray if incident ray is fixed and plane mirror is rotated by some angle theta, then reflected ray is rotated by angle 2 theta। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने। फॉर अ गिवन इंसिडेंट रे इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल theta, the plane of incidence and the reflected ray turns through an angle 2 theta in same sense. For a given mirror, if the incident ray rotated through an angle theta, then reflected ray turns through angle theta in opposite sense। समझ गए, प्लेन मिरर फिक्स है बट मैंने क्या किया है कि इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज थीटा पे मोड़ दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज थीटा पे
बेंड हो जाएगा। इफ मिरर इज रोटेटेड इन इट्स ओन प्लेन देन नो इफेक्ट ऑन अ इंसिडेंट रे। मैं ये आपको समझाता हूँ ड्यू वाया सम क्वेश्चन। ओके, कहाँ गया, कोई जगह नहीं है खाली, चलिए यहीं पे निपटा देता हूँ। और क्या क्वेश्चन लिखिए, चलिए मेरे साथ में। ओके, इफ इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, if incident ray is fixed and plane mirror is rotated by angle 30 degree in its same plane, in its same plane, then reflected ray will rotate by ओके। तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी है आपका 120 डिग्री। चलिए शुरू हो जाइए। आप में से ज्यादातर बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर है 60 डिग्री, अगर वो 30 पे रोटेट हुआ तो रिफ्लेक्टेड 60 पे होगा। बस यहीं चूक गए आप लोग, क्योंकि इसका आंसर है 0 डिग्री। समझ गए? देखिए कैसे बोल रहा है ये मानिए मेरा जो फोन है वो प्लेन मिरर है, ठीक है। इसने क्या बोला कि प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री इन इट्स सेम प्लेन। अगर मैं इसको ऐसा थीटा एंगल पे रोटेट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा थीटा एंगल पे रोटेट करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये थीटा एंगल पे रोटेट हुआ है, उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मैनर में होना चाहिए। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसका रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मैनर में होना चाहिए ताकि रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट हो। मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा इन इट सेम प्लेन, मीन्स वो अपने ही प्लेन में थीटा एंगल से रोटेट हुआ है। क्या ही फर्क पड़ेगा भाई, कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, वो अपने ही प्लेन में रोटेट हो रहा है, ना एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज, प्लेन के बाहर तो नहीं जा रहा, वो अपने ही प्लेन में रोटेट हो रहा है। तो इट मीन्स देयर इज अ नो चेंज। समझ गए? तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है ध्यान से देखो, इफ मिरर इज रोटेटेड इन इट्स ओन प्लेन देन नो इफेक्ट ऑन अ रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? चौकस एकदम समझ गया आप सबको? चलिए अगला सवाल। क्या बोल रहा है बालक? गुरुजी जल्दी छोड़ दो, है जल्दी जाना है तुम लोगों को, चुपचाप सवाल करो, नौटंकी नहीं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं आप सबको टाइमर देता हूँ, और ये टाइमर केवल क्लास के बच्चों को दिखाई देगा, नॉट अ यूट्यूब स्टूडेंट। उनको सिर्फ आवाज आएगी घंटे की। तो टूल कहाँ गया अपना? टाइमर का टूल है। टाइमर कितना लगाऊं जनता में? लेट्स सपोज, अरे ये तो स्टार्ट हो गया। टाइमर लगा देता हूं मैं कुछ 2 मिनट का, ठीक है। चलिए 2 मिनट का टाइमर मैंने लगा दिया है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। अभी अब बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल, ओके, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे प्लेन मिरर पे लाइट कैसा गिर रहा है? नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर गिर रहा है, फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स। The beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source L. When the mirror is rotated through a small angle theta, the light is found to move through a distance y. The theta is given by। बहुत बढ़िया सवाल है यार, चलो करो यार जरा, 2 ही मिनट का समय है तुम लोगों के पास, ठीक है। टाइम खत्म होने वाला है, टाइमर सबको दिखेगा भी नहीं। यूट्यूब वाले जितने भी छात्र हैं हमारे प्यारे बच्चे, कृपया करके आप लोग अपने घड़ी का टाइमर यूज करिए, ठीक है। चलिए जल्दी बता अश्विन आंसर, तू आंसर देता नहीं है लेक्चर में। हाँ नहीं तो कल होमवर्क भी नहीं करके आया था तू।
करता हूँ कंप्लेन में तेरी तेरे पेरेंट्स से, रुक। चलिए। तो बच्चों यहाँ पे राज का आंसर आ चुका है सर, इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए। दिशा का आंसर है ऑप्शन डी। बहुत ही बढ़िया यार। हम्म चलिए, सबका आंसर बी और डी में ही झूल रहा है। करेक्ट आंसर चेक करते हैं हम लोग, आइए। मोर टू 15 सेकेंड, क्या 15 सेकेंड, चलो रोक ही देता हूँ यार मैं घड़ी, या फिर टुंग टुंग सुनना है। चलिए चलिए। 5, 4। चलो यार, घड़ी कैंसिल हुआ ना गुरु। हाँ, घड़ी ये कैंसिल हुआ। चलिए देखिए यहाँ पर। चलिए। कोई बात नहीं, इन सब की जरूरत तो नहीं है। आइए, तो हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर ले इसको, या फिर वैसा ही रखते हैं जैसा था। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ एन इंसिडेंट रे इज फॉलिंग नॉर्मली, सवाल पढ़ो। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल, ये कोई सोर्स एल है अपना, ठीक है। अ बीम ऑफ लाइट इज इज इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मली मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स, ये तो कोई डिस्टेंस है एक्स, ओके। ये कोई अपना डिस्टेंस है एक्स, ओके, फ्रॉम द सोर्स। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक, डेफिनेटली अगर वो नॉर्मली गिर रहा है तो बीम ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगा अपना, ओके। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन अ स्केल प्लेस जस्ट अबव द सोर्स एल। व्हेन द मिरर इज रोटेटेड, क्या बोल रहा है देखिए, व्हेन द मिरर इज रोटेटेड, बहुत ही बढ़िया। व्हेन द मिरर इज रोटेटेड, कितना एंगल से रोटेट हुआ है मिरर यहाँ पर? मिरर यहाँ पे रोटेट हुआ है आपका समथिंग एंगल थीटा। चलिए, मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, द स्पॉट ऑफ लाइट, द स्पॉट ऑफ लाइट इज सीन दैट seems to be that, कहाँ गया? द स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस y। चलिए, इसके ऊपर ना ऐसे मूव करना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मेरे को, थोड़ा सा ना हम आपके लिए इफेक्टिव बनाते हैं, इसको ही रोटेट किए देते हैं। चलिए। आइए, देखिए यहाँ पे सोर्स एल है, ये आपका कौन सा रे है? ये आपका बीम ऑफ लाइट है और आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस एक्स। अब क्या हो रहा है? अब मैंने इसको थीटा एंगल पर रोटेट किया, थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। मैंने इसको थीटा एंगल पे रोटेट किया, ओके। जैसे मैंने इसको थीटा एंगल पर रोटेट किया होगा, तो डेफिनेटली यार मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे है, मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रोटेट हो गया होगा टू थीटा से। पहले तो रिफ्लेक्टेड रे इसी लाइन में रिटर्न जाता, बट अब वो उस लाइन में रिटर्न न जाके यहाँ पे रिटर्न जाएगा, क्योंकि इसमें तो इंसिडेंट रे फिक्स होता है। तो डेफिनेटली जब मेरा रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा तो वो टू थीटा से ही रोटेट होगा। फिर क्या बोला है? द स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू बी मूव थ्रू अ डिस्टेंस वाई। स्पॉट ऑफ लाइट क्या हुआ? स्पॉट ऑफ लाइट वाई डिस्टेंस मूव कर गया है, ओके। स्पॉट ऑफ लाइट वाई डिस्टेंस मूव कर गया। तुम काहे मूव कर रहे हो? तो ये जो सोर्स है वो यहां से खसक के यहां पहुंच गया है, ओके। कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। अब ऐसा उसने क्यों बोला, देखो मैं आपको बताता हूं। आपको लग रहा होगा सर ये स्पॉट ऑफ लाइट नीचे कैसे आया? लाइट यहां से गया, यहां से आया, ठीक है। देखो, जस्ट सपोज करो कि हमारे आंखों में इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है, ठीक है। ये अपना ह्यूमन आई है,
ओके अपने ब्रेन को क्या पता है, अपने ब्रेन को पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, दैट्स वाई उसको सोर्स यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, उसको सोर्स कहीं यहाँ पे लगेगा, ओके जहाँ पे ये लाइट आ रही होगी। तो ये सोर्स क्या हुआ, सोर्स भी क्या हुआ, थोड़ा सा खसक गया है, मूव थ्रू अ डिस्टेंस वाई। अब यहाँ पे अपने को जानना है कि ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का y दिया गया है, ये डिस्टेंस x दिया गया, ये डिस्टेंस 2 थीटा है। ओके अब क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, देखो ये अपना 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, जो दिया नहीं गया तो मैं साइन और कॉस तो लगाने से रहा, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पर मैं लगा दूंगा आपका मान लो टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा मेरा, टेन थीटा मेरे को मिलने वाला है, टेन थीटा नहीं टेन टू थीटा, क्या मिलने वाला है मेरे को, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इट इज नथिंग बट y बाय एक्स। ठीक है बेसिक मैथ से मैंने आपको एक चीज चीज सिखाई थी, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेन थीटा जो भी एंगल हो इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पे थीटा किसके, यहाँ पे टेन टू थीटा बराबर होगा टू थीटा के, विच इज y बाय एक्स, ओके विच इज y बाय एक्स। तो यहाँ पे थीटा किसके बराबर होगा, y अपॉन टू एक्स के बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये, y अपॉन टू एक्स के बराबर होगा। इट मीन्स कि बच्चा ये दिशा का आंसर एकदम सही था, अश्विन बेटा तुम्हारा आंसर गलत था, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, डेफिनेटली साइड्स लेने में तुमने गलती की होगी। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए सीटी का एक अप्रोच आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो अप्रोच ये कि आप लोगों को ना नीट और जेई के पीवाईक्यू साथ में करते रहने हैं, ठीक है बच्चों, बिना इसके सीटी निकलना इम्पॉसिबल है। और डेफिनेटली अब सीटी अपना लेवल बढ़ाएगा, जो आपको इसी साल के पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटी ने सिलेबस चेंज किया है, उसने डाला है क्या, एरर एनालिसिस एंड वेक्टर्स उसने पुट किया है। अगले साल मेरा अंदाजा है कि सिलेबस फिर से चेंज करेगा, वाइल एनसीईआरटी इज कंप्लीटली फुल्ली, ठीक है जब वो पूरी तरीके से लागू एप्लीकेबल हो जाएगा। फिलहाल इस साल तो केवल क्लास 11th को ही एनसीईआरटी रहेगी, सबको तो नहीं रहेगी, सिर्फ क्लास 11th को ही रहेगी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए क्वेश्चंस की कमी नहीं है बच्चों तुम्हारे मास्टर के पास में, तुम्हारे मास्टर के पास में बहुत सवाल है, करवाते करवाते वो नहीं थकेगा, लेकिन करते करते तुम थक जाओगे, ठीक है देखना तुमसे ज्यादा मेहनत तुम्हारा मास्टर यहाँ पे करता हुआ तुमको दिखेगा, ठीक है। फाइंड द एंगल बाय विच रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट फॉर अ गिवन फिगर, बहुत ही बढ़िया सवाल है, नाइस क्वेश्चन। देखो अगर मैं इंसिडेंट रे को किससे मूव कर रहा हूं, मैं क्लॉकवाइज, ठीक है, मिरर मूव हो रहा है 30 डिग्री से और इंसिडेंट रे मूव हो रहा है 15 डिग्री से, ठीक है। तो जो मेरा फाइनल एंगल होगा उसको मैं एंगल मान लो अल्फा मान लेता हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मिरर रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, इसी डायरेक्शन में टू थीटा वन से रोटेट होगा, अगर ये थीटा वन हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेटेड बाय टू थीटा वन, ओके। अगर ये जा रहा है क्लॉकवाइज, तो मेरे प्यारे बच्चों जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 15 डिग्री से कहाँ रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा ना, समझ गए, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, ये 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मतलब टू थीटा वन माइनस थीटा टू, क्योंकि ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। तो दिस इज माइनस थीटा टू, मिरर इज क्लॉकवाइज एंड इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पे टू इंटू थीटा वन कितना है अपना यहाँ पर, दैट इज 30 डिग्री माइनस थीटा टू 15 डिग्री, विच इज नथिंग बट 60 डिग्री माइनस कितना मिल जाएगा यहाँ पर 15 डिग्री। तो मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा टोटल रोटेशन रिफ्लेक्टेड रे का कितना होगा अल्फा, विच इज 45 डिग्री, ओके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय रोटेशन, ठीक है। देखो ना मिरर 30 डिग्री से रोटेट होगा तो वो 60 डिग्री से रोटेट होगा, इंसिडेंट रे 15 से रोटेट होगा तो वो वापस 15 पीछे जाएगा ना, तो 60 तो ऐसे गया, 15 पीछे और गया, तो 60 माइनस 15 45, ओके। चलिए रिफ्लेक्शन बाय टू प्लेन मिरर्स,
हम्म। चलिए कोई नहीं, करते हैं। आज आप लोगों को थोड़ा हेक्टिक लग रहा होगा ना, अरे महाराज आज लेक्चर ही लेक्चर ले रहे हो, छोड़ोगे कब? चलिए कोई नहीं, आज गुरुजी आपको जल्दी नहीं छोड़ने वाले, इतना ध्यान में रखिएगा। आइए ध्यान से देखिए, ये प्लेन मिरर के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। चलिए सपोज कीजिए कि इंसिडेंट रे यहाँ ऐसे फॉल हुआ, ओके। इंसिडेंट रे यहाँ ऐसे फॉल हुआ, थोड़ा सा छोटा ही करता हूं मैं इसको। तो डेफिनेटली ये भाई साहब अब रिफ्लेक्ट भी होंगे, अब रिफ्लेक्ट होंगे तो यहां तक तो जाएंगे ही है। आ जाओ, ध्यान देना, दिस इज मिरर ए एंड दिस इज मिरर बी। सो ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है। नाउ रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम द इंसिडेंट रे फॉर द प्लेन मिरर बी, ठीक है। अब ये यहां पे रिफ्लेक्ट होंगे, ध्यान देना यहाँ पे नॉर्मल है अपना, ओके। यहाँ पे हमको निकालना है फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, कि ये पूरा कितना डेविएट हुआ है, ओके। तो ये भाई साहब अब ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलिए कोई नहीं, हम नॉर्मल बना ही देते ना। ये अपना नॉर्मल हुआ, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है। ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। चलिए, तो ये है मेरा फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब मेरा फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ है, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन। ध्यान दो अभी यहां पर कैसे आप लोग ये निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं डायग्राम को ना बड़ा करता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। दिख तो रहा है ना आप लोगों को? लेट्स चेक, हाँ दिख रहा है। चलिए अब ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर, कि ये एंगल आई यहाँ पर है, तो ये एंगल आई यहाँ पे होगा। आर मत लिखना, सेम ही करो क्योंकि मेरे को यहाँ भी नाम देना है। ये एंगल आर यहाँ पर है, तो ये एंगल आर यहाँ पर होगा, ओके। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये नहीं पता कि ये आपका एंगल 90 माइनस आई होगा? अब एक बात मेरे को ध्यान से सोच के बताना कि बच्चा, अगर ये बीच में प्लेन मिरर ए नहीं होता तो ये रे सीधा निकल गया होता, है ना। मीन्स ये जो रे है, ये जो रे है वो इतने एंगल से डेविएट हो गया है, ये जो रे है वो इतने एंगल से डेविएट हो गया, विच इज डेल्टा, ओके। आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ये जो रे है वो इतने एंगल से डेविएट हो गया, विच इज डेल्टा 1, ओके। अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली लाइट, ओके, ये जब यहां से निकली तो यहाँ पे अगर प्लेन मिरर नहीं होता तो ये लाइट सीधी निकल गई होती। अगर यहाँ पर प्लेन मिरर नहीं होता तो ये लाइट सीधी निकल गई होती। तो ये रे क्या हुआ, ये इतना डेविएट हुआ है, डेल्टा 2। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन, मीन्स डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मुझे फाइंड करना है। क्लियरली मुझे दिख रहा है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर, तो अब आप सबको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि सर जी, हम ये जानते हैं कि ये जो एंगल होता है ये होगा 90 माइनस आई। ये जो एंगल होता है, अगर ये टोटल ये नॉर्मल है n1, ये नॉर्मल है n2, तो ये r, तो ये एंगल होगा 90 माइनस आर, ओके। और ये एंगल भी सेम होगा, ये एंगल भी सेम होगा, ठीक है। इसकी बात नहीं करते हम लोग। आइए अब जरा थोड़ा सा छोटा किया जाए डायग्राम ताकि लिखने के लिए जगह मिले। अब एक बात मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोग डेल्टा 1 की वैल्यू नहीं बता सकते? दैट इज 180 माइनस 2 आई, स्टार्टिंग में देखा था लेक्चर में अभी।
और डेल्टा टू की वैल्यू मेरी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज 180 माइनस टू आर। डेल्टा टू की वैल्यू 180 माइनस टू आर, याद है इतना? या फिर मैं उस स्लाइड पे आपको लेके जाऊं एंगल ऑफ डेविएशन के, कहाँ गया, ये रहा। देखिए ये डेल्टा मेरा क्या मिला है, 180 माइनस टू आर या फिर 180 माइनस टू आर। ओके, चलिए क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ बड़ा बड़ा लिख दिया ज्यादा। तो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। तो डेल्टा वन क्या है मेरा यहाँ पर, 180 माइनस टू आई प्लस 180 माइनस टू आर। तो टोटल सम कितना हो गया मेरा, 360 माइनस ऑफ टू इंटू आई प्लस आर। तो मेरे को डेल्टा तो मिल गया, अब टास्क है मेरा आई प्लस आर निकालना। ओके, आ जाओ तुम महाशय यहाँ पे आ जाओ। चलो अब यहाँ पे ये ट्रायंगल देखो जरा आप लोग, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे है ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा। तो थीटा प्लस 90 प्लस आई, सॉरी 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 90 180 पूरा कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, थीटा ऑफ माइनस आर इक्वल्स टू जीरो। तो आई प्लस आर कितना मिल गया आपको, थीटा मिल गया। दोनों को यहाँ पे लेके चले जाओ। तो आई प्लस आर की वैल्यू कितनी है, थीटा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज नथिंग बट 360 माइनस टू थीटा। और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, इट इज नथिंग बट डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस टू थीटा। ओके, 2 पाई माइनस टू थीटा, टू कॉमन निकाल लो तो नथिंग बट पाई माइनस थीटा। सब अपने अपने फॉर्मूले में लिखने के अलग अलग तरीके हैं। 360 को मैं 2 पाई भी लिखता हूं, समझ गए। मींस मुझे फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की जरूरत ही नहीं है। यहां पे नोट कर लो, एंगल ऑफ डेविएशन या फिर फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन final angle of deviation by two plane mirrors by two plane mirrors is not depends upon या फिर is independent from angle of incidence। डिपेंड ही नहीं करता ना, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। is independent from angle of incidence। ओके, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, angle between two plane mirrors, it is depends upon the angle between two plane mirror, it is depends upon, it is depends upon angle between two plane mirror, angle between two plane mirror। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है यहाँ तक आपको, आई गेस नहीं होना चाहिए इसमें डाउट। ठीक है, चलिए कितना हो गया अपना, 1.5 घंटा होने वाला है। थक गए हो गए आप सब भी प्यारे बच्चे। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को यहाँ से ज़रूरत है प्लेन मिरर की बस। ये आप सबके लिए HC है, होम चैलेंज, डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। बैकग्राउंड चेंज करो यार, क्या हो गया। चलिए देखें यहाँ पर, two plane mirrors are at an angle theta if an incident ray is falling on the first mirror parallel to the second mirror and the final reflected ray is parallel to the first mirror, then find angle theta। सवाल को ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है। ओके, ठीक है, देखो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल थीटा इफ एन इंसिडेंट रे इज फॉलिंग ऑन द फर्स्ट मिरर पैरेलल टू द सेकेंड मिरर। मतलब क्या बोल रहा है ये, कि जो इंसिडेंट रे यहाँ पे गिर रहा है वो सेकेंड मिरर के पैरेलल है। मतलब इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू सेकेंड मिरर, दिस इज फर्स्ट मिरर एंड दिस इज सेकेंड मिरर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। जो मेरा फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, कुछ नहीं हम ऐसे ही ड्रॉ किए देते हैं इसको, ठीक है।
जो मेरा फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है इज पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, वो फर्स्ट मिरर के पैरेलल है। ओके, चलिए, तो ये मेरा इंसिडेंट रे पैरेलल टू सेकंड मिरर एंड ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू फर्स्ट मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, जो इतनी कंडीशन दी गई है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपस में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये एंगल भी थीटा रहा होगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ग्लांसिंग एंगल से ये दोनों आपस में पैरेलल है। ओके, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ग्लांसिंग एंगल से। तो देखो जरा यहाँ पर ट्रायंगल में क्या मिल रहा है, 3 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या है मेरे, थीटा की वैल्यू मेरे है 60 डिग्री। समझ गए, ये एक स्पेशल केस होता है, ध्यान में रखना, ये एमसीक्यू में कभी भी बन सकता है आपसे। ओके, ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक अपना इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर। चलो कोई नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम अपना देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमने काफ़ी हद तक ज़्यादा कर लिया है। अब इसके बाद में लेक्चर का लेंथ इतना ही रहेगा। ठीक है, 1.5 घंटा 2 घंटा। ओके, चलो, तो और अगर आपको कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इससे रिलेटेड डीपीपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारे आपको आपको व्हाट्सएप चैनल या फिर आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। चले बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और बाकी तुम सबको अगर कुछ डाउट है तो मैसेज करो। ठीक है बच्चों, चलिए, बाय बाय।